हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नई रोमांटिक कहानी लेकर आया हूँ, माय डॉक्टर हबी। ये कहानी है अर्थ सिंघानिया की, जो एक गुस्सैल माफिया किंग और दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, और पीहू जिंदल की, जो एक 18 साल की मासूम, चुलबुली और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। देखिए कैसे एक मासूम लड़की एक माफिया का जुनून बन जाती है, और कैसे दो अलग अलग दुनिया की टक्कर एक अनोखी मोहब्बत में बदलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डॉक्टर हबी एक डॉक्टर अर्थ सिंघानिया। इंट्रोडक्शन। अर्थ सिंघानिया मेन लीड। ये वर्ल्ड बेस्ट 3 टॉप डॉक्टर में से एक है, लेकिन इन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक डॉक्टर है, क्योंकि पर्सनैलिटी ही इनकी ऐसी है। ये किसी हीरो से कम नहीं लगते, इवन ये हीरो को भी फेल कर दे। इनकी उम्र 28 वर्ष है। ये सिंघानिया फैमिली के बड़े बेटे हैं। ये एक बिजनेसमैन भी है और सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ है। ये हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ये हार्ट से रिलेटेड पेशेंट और एक्सीडेंट केस ज्यादा देखते हैं। ये सिंघानिया हॉस्पिटल के मालिक हैं और उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। अर्थ सिंघानिया स्वभाव से गुस्सैल है, अकड़ू है। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर ही रहता है। इनके गुस्से से सब वाकिफ है। सब इनसे बहुत डरते हैं। अब ये इतने गुस्सैल क्यों हैं, इसका रीजन भी आपको पता चलेगा जल्द ही। ये इंडिया की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। लड़कियां इनकी दीवानी है, लेकिन ये किसी को भी घास नहीं डालते। अगर कोई लड़की इनके आसपास भी आने की कोशिश करती है तो अगले दिन उस लड़की का नामो निशान भी नहीं मिलता। अर्थ सिंघानिया बेहद आकर्षक पर्सनालिटी का मालिक है, लेकिन जब ये गुस्से में होते हैं तो यह किसी राक्षस से कम नहीं लगते। इनके ताल्लुक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से है, या फिर यह कहे कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें एस के नाम से जानते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एस का बहुत खौफ है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसका नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। और ये माफिया क्यों बने, ये आपको जल्द पता चलेगा। कोई भी इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि यह एक माफिया भी है, एक क्रूर माफिया, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ये बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग एंड डेयरिंग है। गोरा रंग, हाइट 6.1, शार्प जॉलाइन, परफेक्ट नोज, परफेक्ट लिप्स, हल्की हल्की बियर्ड एंड काली गहरी आंखें, टॉल एंड हैंडसम है। जो भी इनकी आंखों में देखे तो खो ही जाए। इनकी आंखें बहुत गहरी है, जैसे न जाने इनमें कौन से और कितने राज छिपे हुए हैं। सिंघानिया फैमिली में सबसे बड़े हैं महेश सिंघानिया। सिंघानिया फैमिली के हेड, 70 वर्ष उम्र, लेकिन कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये इंसान इतनी एज के है। चेहरे पर गजब का तेज, लेकिन मजाकिया किस्म के इंसान। आरव सिंघानिया, उम्र 25 वर्ष, हाइट 6 फीट, गोरा रंग, ब्लैक आइज। ये भी हैंडसम है। ये काफी चुलबुले है। ये कभी सीरियस नहीं होते। इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जल्दी जाता नहीं है। अर्थ सिंघानिया के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो चुकी है। अब ये एक्सीडेंट है या साजिश है, ये आगे जानेंगे। सिंघानिया फैमिली में बस ये 3 लोग हैं। जिंदल फैमिली का इंट्रोडक्शन। पीहू जिंदल मेन लीड। दूध जैसी गोरी त्वचा, बिल्कुल मुलायम, सिल्की ब्लैक लॉन्ग हेयर, नीली आंखें, पतले नेचुरली पिंक कलर लिप, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह, परफेक्ट पतला फिगर, हल्के गुलाबी गाल, जिसे देखकर किसी का भी मन कर जाए खींचने का। उम्र 18 वर्ष, हाइट 5.5 फीट है। दिखने में बेहद मासूम और खूबसूरत। इन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। ये बहुत ही भोली और मासूम है। किसी को भी इन्हें देखते ही प्यार हो जाए। ये काफी शरारती है और काफी चुलबुली है। कोई भी काम इनसे बिना गड़बड़ किए नहीं होता। ये एक चलती फिरती तूफान है। इनका दिमाग खुराफात करने में सबसे आगे चलता है। प्यार व्यार से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जब ये शरारत करते हुए पकड़ी जाती है तो ये इतना मासूम फेस बनाती है कि कोई इन्हें चाहकर भी नहीं डांट पाता। इन्होंने अभी अभी ही भारत पास आउट किया है।
ये पढ़ाई में अच्छी है। इन्होंने 12th में 93% स्कोर किए हैं। अभिषेक जिंदल, उम्र 28 साल, पीहू का बड़ा भाई, दिखने में हैंडसम, गोरा रंग, ब्राउन आइज, लाइट ब्राउन हेयर, हाइट 6 फीट। ये हंसमुख इंसान है, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आता है तो जल्दी से शांत नहीं होता और अपनी बहन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। इनकी जान बसती है पीहू में। ये जिंदल इंडस्ट्री के सीईओ है और ये आई स्पेशलिस्ट, आँखों के डॉक्टर है। इनकी एब्सेंस में इनके पिता ही इनकी बिजनेस मीटिंग संभालते हैं और ये इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सिंघानिया हॉस्पिटल, में डॉक्टर है और ये अर्थ सिंघानिया के फ्रेंड भी है। दोनों दोस्त एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं और अभिषेक ये भी जानता है कि अर्थ सिंघानिया एक क्रूर माफिया है और ये भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। अगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एस के बाद अगर कोई आता है तो वो अभिषेक जिंदल ही है। ये भी लड़कियों से दूर ही रहते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अर्थ सिंघानिया ने अब तक पीहू को नहीं देखा। लेकिन बस उसने अभिषेक से सुना जरूर है कि उसकी एक बहन है, क्योंकि पीहू ज्यादातर घर पे ही रहती थी या फिर स्कूल। उसके लिए सभी पजेसिव और प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि एक तो वो घर में सबसे छोटी थी और सबको पता था कि वो भले ही बड़ी हो रही हो, लेकिन उसकी हरकतें 2 साल के बच्चे जैसी थी। वो हमेशा अपने भाई के हाथ से ही खाना खाती थी या फिर अपने डैड के हाथ से, लेकिन कई बार उसके डैड को बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता था तो उसका भाई उसे खाना खिलाता था, और जब उसके भाई को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता था तो उसके डैड उसे खिलाते थे, और अगर दोनों ही बिजी होते थे तो वो खाना ही नहीं खाती थी। इसीलिए चाहे वह दोनों कितने ही बिजी हो, लेकिन पीहू के लिए उन्हें वक्त निकालना पड़ता ही था और दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। अभिषेक तो उसे अपने बच्चे की तरह की मानता था। आयुष जिंदल, अभिषेक जिंदल का छोटा भाई और पीहू का दूसरा बड़ा भाई, गोरा रंग, 6 फीट हाइट, ब्लैक आइज, ब्लैक हेयर, डैशिंग पर्सनालिटी, एक जिंदादिल इंसान, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। ये काफी मजा किया है। उम्र 25 साल, इन्हें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का बहुत शौक है। हिमेश जिंदल, ये एक सफल बिजनेसमैन है और ये पीहू के डैड है और ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी वाइफ का देहांत हो चुका है। इनकी वाइफ की मौत सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुई थी जब पीहू केवल 6 साल की थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से की है। शांति जिंदल, इनकी उम्र 65 साल है। ये एक जिंदा दिल इंसान है। ये अपने बेटे और पोते पोती से बहुत प्यार करती है, खासकर पीहू से। पीहू तो उनके कलेजे का टुकड़ा है। आगे कहानी की और भी किरदार आएंगे, उनसे हम आगे स्टोरी में रूबरू होंगे। आखिर क्या वजह है अर्थ सिंघानिया के गुस्सैल होने की? और उनकी मॉम डैड की मौत एक हादसा था या फिर थी साजिश? CH2 अर्थ सिंघानिया का गुस्सा। सुबह 5:00 AM एक लड़का जिम के अंदर पुशअप कर रहा था और इसकी बॉडी पसीने से तर-बतर थी। उसकी बॉडी देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उस लड़के ने कितनी मेहनत की होगी। उसके 8 पैक एब्स, मस्कुलर चौड़ा सीना, हाथों के एक एक नश उभरी हुई, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नशें भी उभर कर साफ दिख रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। इसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे पुशअप्स करते हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन वो पुशअप्स करते ही जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो लड़का एकदम से रुक गया और उठकर वहां चला गया जहां फोन था। उसने कॉल उठाया। कॉल पर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या मैं डॉक्टर अर्थ से बात कर रहा हूँ? अर्थ? कॉल पर दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, डॉक्टर अर्थ, एक इमरजेंसी कैसे आया है, इसलिए आपको अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, इतनी सुबह आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन केस ही इमरजेंसी है और जो डॉक्टर ऐसे केस को हैंडल करता है वो ये नहीं है। फिलहाल आउट ऑफ सिटी हैं और इसमें पेशेंट काफी सीरियस है। एक 15 साल की बच्ची है सर। अर्थ सख्त आवाज में, क्या हुआ है बच्ची को? कॉल के दूसरी तरफ से, वह
वो सर रेप केस है, बड़ी बेरमी से कमीनों ने रौंदा है बच्ची को, यहाँ तक कि बच्ची के शरीर पर मार पीट करने भी निशान हैं। बच्ची की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ये सुनते ही अर्थ की आंखें गुस्से लाल हो गई कि एक 15 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा दारिंदों ने। अर्थ सख्त आवाज में, आई एम कमिंग, सारी तैयारियां हो जानी चाहिए मेरे आने से पहले। अर्थ की इतनी सख्त आवाज सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने घबराकर कहा, जी सर। कॉल पर था वो शख्स। बाप रे, आज पता नहीं किसकी सामत आने वाली है। सर कितने गुस्से में थे, अगर आज किसी से छोटी सी भी गलती हुई तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और इधर अर्थ गुस्से में जिम से निकलकर अपने कमरे में जाकर बाथरूम चल गया। नहाकर उसने अपने कपड़े पहने, वाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी, और ब्लैक पेंट, ब्लैक शूज, सालिके से सेट बाल, एक हाथ में महंगी वॉच, चेहरे पर गुस्सैल एक्सप्रेशन। वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकले गया। रास्ते में उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया। उधर से फोन पिक होने के बाद एक अलसाई सी आवाज आई, अबे कौन है जो सुबह सुबह भी नहीं सोने देता, दिन में तो मेरा खड़ूस बॉस जीने नहीं देता, और अब ये पता नहीं कौन है जो रात में भी सोने नहीं देता। अर्थ गुस्सैल आवाज में, तेरा खड़ूस बॉस जॉनी। असिस्टेंट की तो एक झटके में ही सारी नींद गायब हो गई। जॉनी, सरा, आप। अर्थ, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जीने नहीं देता। तो ठीक है, अब तेरा जीना हराम नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी अर्थ सिंघानिया नहीं। जॉनी, यार अपने दोस्त के साथ ऐसा कोई करता है क्या? वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। देख तू तो मेरा दोस्त है ना। अर्थ, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। अभी अभी हॉस्पिटल में एक कैसे आया है, 15 साल की बच्ची का रेप केस है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कि किस दरिंदे की ये हरकत है। जॉनी, तुम टेंशन मत लो। अर्थ, मैं अभी उस कमीने का पता लगाता हूँ जिसने एक बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अर्थ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जॉनी, ओक सर, नौटंकी करते हुए। अर्थ, नौटंकी। जॉनी, क्या कहा तुमने? अरे फोन काट दिया। अब ये उस दरिंदे को छोड़ेगा नहीं। कुछ देर बाद एक ब्लैक रंग की चमचमाती कार सिंघानिया हॉस्पिटल के आगे रुकी, और उसमें से अर्थ सिंघानिया अपनी पूरे रौबदार और दमदार पर्सनैलिटी के साथ नीचे उतरा। अर्थ सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अर्थ सीधा अपने केबिन में चला गया। उसका केबिन सलीके से सेट किया हुआ था। इस केबिन में सब अर्थ के अकॉर्डिंग ही सेट था। उसके केबिन का इंटीरियर डिजाइन ही ऐसा था कि कोई नहीं कह सकता था कि ये एक डॉक्टर का केबिन है। उस केबिन में अर्थ के कंफर्ट की सारी चीजें थी। आपने केबिन में आकर अर्थ ने एक नर्स से लड़की की रिपोर्ट्स मांगी। 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट पढ़ने के बाद कपड़े चेंज करके अर्थ आईसीयू में चला गया, क्योंकि बच्ची को ऑपरेट करने के लिए आईसीयू में ही रखा गया था और ट्रीटमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी। आईसीयू के अंदर बच्ची की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। जगह जगह मारने पीटने के निशान थे। बच्ची का गैंग रैप हुआ था। डॉक्टर अर्थ ने जब उस बच्ची की ऐसी कंडीशन देखी तब इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त उस बच्ची को ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी था। अर्थ को असिस्ट करने के लिए टॉप डॉक्टरों की टीम रेडी थी। ये सारे डॉक्टर अर्थ के अंडर ही काम करते थे। अर्थ के साथ काम करना इतना भी आसान नहीं था। सभी डॉक्टर्स के पसीने छूट रहे थे। करीब 2 घंटे तक उस बच्ची का ट्रीटमेंट चला। 2 घंटे बाद अर्थ उस बच्ची का ट्रीटमेंट करके आईसीयू से बाहर निकला। अब वो बच्ची खतरे से बाहर थी। उसके जाते ही बाकी डॉक्टर्स ने चैन की सांस ली। हालांकि अर्थ ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका ऑरा ही ऐसा था कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाए। अर्थ सीधा अपने केबिन में गया। वहां उसने जाकर देखा कि जॉनी पहले से ही मौजूद है। अर्थ ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने केबिन में मौजूद वॉशरूम में चला गया। खुद को साफ करके वो बाहर आया। अर्थ ने कहा सख्त आवाज में, मैंने जो कहा था वो किया? जॉनी ने हाँ में जवाब देकर उसके आगे एक फाइल बढ़ा दी। अर्थ फाइल देखने लगा तो जॉनी ने बोलना शुरू किया, इस बच्ची का नाम लता है।
यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो बस्ती है, बस्ती के पास ही इनका घर है, वही की रहने वाली है। इसके माँ बाप नहीं है, तो ये अपने चाचा चाची के साथ रहती है। इसके चाचा चाची का एक बेटा भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, वो हॉस्टल में रहता है। सिर्फ एक वही है जिसे लता की फिक्र है, वो लता की ही उम्र का है। वो लता को अपनी बहन जैसा मानता है। माँ बाप के मरने के 1 से 2 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इसके चाचा चाची इसे तंग करने लगे। 12 साल की उम्र में इसके चाचा चाची ने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी और इसे घर घर जाकर काम करने पर मजबूर किया। उसके भाई ने अपने माँ बाप से लड़ाई भी की, वो उसकी बहन से ऐसे काम नहीं करवा सकते, लेकिन उन्होंने उसे लता से दूर करने के लिए उसे हॉस्टल में भेज दिया। इस बच्ची की जिंदगी नर्क बना रखी थी उन्होंने। इतना काम करवाने के बाद भी इसे भर पेट खाना नहीं दिया जाता था, और ये कल घरों में काम करके अपने घर वापस आ रही थी। लेकिन रास्ते में 3 शराबियों ने इस बच्ची को धर दबोचा। बच्ची ने वहां से भागने की कोशिश की तो इसे बहुत मारा। फिर कमीनों ने मिलकर इस बच्ची का रेप कर दिया और वही छोड़ दिया इसे मरने के लिए। लेकिन जब सुबह होने को हुई तब शायद किसी ने देखा और यहाँ एडमिट करा दिया। इतना कहकर जॉनी ने अर्थ की तरफ देखा तो एक पल के लिए तो वो खुद डर गया, क्योंकि अर्थ की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अर्थ ने बेहद गुस्से से कहा, क्या इसके चाचा चाची को पता है कि लता के साथ ये हादसा हो गया? जॉनी, पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद उन्हें फोन करके बताया था कि लता का रेप हुआ है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन अर्थ, लेकिन क्या? जॉनी, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके लक्षण ही ऐसे थे तो इसके साथ ऐसा होना ही था। वो चाहे जिए या मरे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये सब होने के बाद तो इसे हम बिल्कुल नहीं अपना सकते। हमारी बिरादरी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? अर्थ ने बेहद गुस्से में कहा, उठा लो सबको, उन दरिंदों को और उसके चाचा चाची को भी, डेविल स्माइल के साथ, थोड़ी सी उनकी इज्जत हम भी कर दे। CH3 पीहू जिंदल। अर्थ की बात सुनकर जॉनी ने अपने मोबाइल निकला और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि तीनों रेपिस्ट को और लता के चाचा चाची को भी उठा लो। उधर से गार्ड्स ने यस सर बोला तो जॉनी ने कॉल कट कर दी। जॉनी ने अर्थ से कहा, बॉस मैंने बोल दिया है, वो लोग अपने काम पर लग गए हैं। अर्थ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अभी भी गुस्से में था। जॉनी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि अर्थ का गुस्सा अभी शांत नहीं होगा। जब तक वो उस लड़की के गुनहगारों को सजा नहीं दे देता, तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। अर्थ ने कठोर वॉइस में कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही जॉनी रॉकेट की स्पीड से भाग गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अर्थ अभी गुस्से में है और उसके अंदर से निकलता उसका वो ऑरा सबके पसीने छुटाने के लिए काफी होता है। और जॉनी भी उसके आगे टिक नहीं सका, भले ही वो उसका दोस्त हो, लेकिन इस वक्त जॉनी भी पसीने से लथपथ था। जॉनी ने केबिन से बाहर निकलते ही चैन की सांस ली और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। और इधर अर्थ अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। और दूसरी साइड, एक बहुत बड़े घर में, घर कहना गलत होगा, एक बड़ा विला था। वो विला बहुत ही सुंदर था। विला के आगे हरा भरा गार्डन में रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडराती हुई खूबसूरत खूबसूरत तितलियां। और आखिर वो विला सुंदर क्यों ना हो, आखिर वो विला वर्ल्ड के सेकंड माफिया अज का जो था। अज दुनिया का दूसरा माफिया बोस था, पहला एज था। विला के अंदर भाग दौड़ कर काम में लगे हुए थे। वही इसी विला के बहुत सुंदर कमरे में किंग साइज बेड पर एक बेहद सुंदर मासूम लड़की सो रही थी। उसका कमरा पिंक कलर का था और वो कमरा काफी लग्जरियस था। कमरे में काफी सारे सॉफ्ट टॉय थे और बेड पर उस लड़की के आसपास भी कई सारे टेडी बियर थे और एक टेडी बियर जो उस लड़की से भी बड़ा था। वो उसके ऊपर लेटकर उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए सो रही थी और उसका कंबल नीचे गिरा हुआ था। उसके चेहरे को उसके लंबे ब्राउन बालों ने ढक रखा था। तभी खिड़की से आती धूप ने उस कमरे में अपना बसेरा बना लिया।
लड़की थोड़ी सी कसमसाई, लेकिन अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। अब उसका सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। दूध सी गोरी और मुलायम स्किन, हाइट लगभग 5.4 या 5.5 की होगी, उम्र 18 साल, गुलाबी होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, और चेहरे पर मासूमियत ऐसी कि कोई देखता ही रह जाए। वो बेहद सुंदर थी, और खिड़की से आती धूप उसके गोरे चेहरे को हीरे की तरह चमका रही थी। लेकिन मजाल है जो ये धूप भी उसे उसकी नींद से जगा पाई हो तो। और भाई जगह भी कैसे पाएगी उस लड़की को अपनी नींद जो सबसे प्यारी है। तभी उस लड़की के कमरे का दरवाजा खुला और एक लगभग 28 साल का सुंदर नौजवान अंदर आया। और उस लड़की को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके पास जाकर बेहद प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसके बालों को सहलाया। उस लड़के के हाथों का स्पर्श अपने सर पर महसूस करते ही उस लड़की के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई, और लड़की ने अपना सर उस लड़के के गोद में रख दिया। उस लड़की की स्माइल बहुत प्यारी थी। उस लड़की की स्माइल देखकर वो लड़का भी मुस्कुराया। उसने उस लड़की के बालों को सहलाते हुए ही उसे पुकारा, पीहू बच्चा, उठो, सुबह हो गई। लेकिन मजाल है जो उस लड़की के कान पर जूं तक रेंगी हो। अपनी बात को अनसुना होते देख उस लड़के ने अपना सर नामे हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की यानी पीहू ऐसे नहीं उठने वाली। उस लड़के ने उसे दोबारा पुकारा, पीहू उठ जा बच्चा, सुबह हो गई है और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तभी पीहू नींद में कसमसाई और बोली, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए न भैया। उस अभिषेक जिंदल लड़के ने कहा, नहीं, देखो सुबह के 8 बज रहे हैं, कितना सोती हो तुम। लेकिन पीहू नहीं उठी तो उस लड़के ने नौटंकी करते हुए थोड़ा उदास होने का नाटक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मत उठो, थोड़ा रुक कर। लेकिन मैंने जो आइसक्रीम मंगवाई है उसका क्या होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगी। फिर थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसे आयुष खा लेगा, वैसे भी उसे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। इतना सुनना था कि पीहू हड़बड़ाते हुए उठी और जल्दी जल्दी कहा, नहीं नहीं, मैं उठ रही हूँ, नहीं नहीं, मैं उठ गई हूँ, मेरी आइसक्रीम कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मुझे छोड़कर। इतना कहकर वो वॉशरूम में भाग गई और वो लड़का यानी अभिषेक जिंदल अपना सर हिलाते हुए निकल गया। और इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्थ सिंघानिया का कैबिन। अर्थ इस वक्त एक पेशेंट की फाइल पढ़ रहा। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा था। तभी उस केबिन के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जो कि मोबाइल फोन की थी। अर्थ ने फोन देखा तो उस पर एक जाना पहचाना नाम शो हो रहा था। उसने फोन उठाया लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी फोन के दूसरी साइड से एक आवाज आई, बॉस, काम हो गया, हमने उन 5 को उठवा लिया है और अभी उन्हें हेल हाउस में रखा है। आगे का क्या ऑर्डर है बॉस? अर्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा, बेसमेंट रूम नो 4 रेडी करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। अर्थ की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ जो शख्स था यानी कि जॉनी की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा क्या है बेसमेंट रूम नो 4 में, जिसे सुनकर अर्थ के असिस्टेंट की आंखें चौड़ी हो गई? CH4 पीहू और आयुष। अर्थ की बात सुनकर उसके असिस्टेंट जॉनी की लगभग आंखें बाहर आने को हो गई। अब आगे जॉनी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा है, भगवान उन 5 को हिम्मत देना डेविल को झेलने की। वैसे तो उन 5 ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन बेसमेंट रूम नो 4 के अंदर दी जाने वाली सजा तो दुश्मन को भी न मिले। और इधर अर्थ सिंघानिया अपने केबिन में अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर चला गया। अब उसकी कार एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी और उस कार को प्रोटेक्ट करते हुए 3 बॉडीगार्ड्स की कारें उसके आगे और पीछे चल रही थी। दूसरी तरफ जिंदल मिशन में डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर शांति जिंदल बैठी हुई थी और उनके राइट साइड चेयर पर हिमेश जिंदल, पीहू के डैड, बैठे हुए थे और उनकी लेफ्ट साइड में अभिषेक जिंदल, पीहू का बड़ा भाई उर्फ अज, बैठा हुआ था। और वो लोग डाइनिंग टेबल पर 2 लोगों का इंतजार कर रहे थे। एक आयुष जिंदल, पीहू का दूसरा बड़ा भाई,
का और दूसरा पीहू का। अभिषेक जिंदल के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो लगातार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे ऐसे देखते देख शांति जिंदल यानी कि दादी ने कहा, अब बस भी करो अभी। अभिषेक, उन सीढ़ियों को घूरना। आ जाएगी मेरी बच्ची थोड़ी देर में, अगर वो जल्दबाजी करेगी तो टाइम से आना तो दूर, पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएगी। इतना कहकर हंसने लगी। अपनी दादी को देखकर अभिषेक ने कहा, जानता हूँ दादी, इसीलिए तो उसकी चिंता हो रही है। आज भी मैंने उसे उसकी आइसक्रीम का लालच देकर उठाया है और वो इस वक्त जल्दबाजी ही कर रही होगी कि कहीं उसकी आइसक्रीम आयुष न खा जाए, और इसी जल्दबाजी में कोई न कोई गड़बड़ कर रही होगी। दादी ने भी हंसते हुए कहा, ये तो तुमने सही कहा अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पीहू के लिए तो ये कहावत ऐसे फिट बैठती है, प्राण जाए तो जाए लेकिन आइसक्रीम ना जाए। इतना कहकर दादी हंसने लगी तो उसके साथ दोनों बाप बेटे भी हंसने लगे। अभिषेक ने आगे कहा, और ये आयुष कहा है, आया नहीं अभी तक नाश्ता करने। दादी ने अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखते हुए कहा, आ जाएगा कल, उसके एक दोस्त के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो इसीलिए रात को लेट आया था। अभिषेक ने भी अपनी दादी को घूरते हुए कहा, अच्छा दादी, जहाँ तक मुझे याद है कल भी अपने ऐसे ही कुछ कहा था। ऐसे इसके कितने दोस्त आ गए जिनके घर में रोज कोई न कोई इमरजेंसी आ जाती है, और इमरजेंसी भी ऐसी आती है कि इसके जाने पर इमरजेंसी या प्रॉब्लम दूर भाग जाती है। अभिषेक के ऐसे घूरने और कहने से दादी सक्का गई और इधर उधर देखने लगी। दादी के ऐसे करने पर अभिषेक ने आगे कहा, बताइए ना दादी, ऐसे कितने दोस्त हैं इसके, और ऐसी क्या इमरजेंसी है जो इसके दोस्तों के पास ही आती है। और थोड़ा की हंसने की कोशिश करते हुए कहा, और कमाल की बात तो ये है कि इसके आयुष, उनके पास जाते ही उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, मुझे भी तो पता चले कि मेरे छोटे भाई के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो इसके आते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बताइए ना दादी। मेरी भी एक प्रॉब्लम है, सोचा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला घर में ही है तो बाहर क्यों पैसे वेस्ट करना। दादी ने आयुष की साइड लेते हुए अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है बेचारा, मेरा बच्चा अपने दोस्तों की हेल्प करता है तो उसमें भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है। अभिषेक ने चिढ़ते हुए कहा, अपने दोस्तों की हेल्प करना अच्छी बात होती है दादी, मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ, और प्लीज दादी आप उसकी साइड लेना बंद करें। मुझे अच्छे से पता है कि उसने आपको रिश्वत दे रखी है ताकि आप अपना मुंह उसके खिलाफ न खोले और उसे मेरे सामने सपोर्ट करे। अभिषेक के ये कहते ही दादी ने बत्ती सी चमका दी और अभिषेक ने उनकी हरकत पर नामे सर हिला दिया। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक प्यारी सी मासूम सी आवाज सुनाई दी, भैयू। तो सबके चेहरे खिल गए और वही अभिषेक जो अब तक खड़ूस बना बैठा था, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सबने उधर देखा जहां से आवाज आई थी, वहां पीहू खड़ी थी। स्काई ब्लू कलर की घुटने तक की फ्रॉक में बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, और कमर से भी नीचे लहराते सिल्की बाल उसे और सुंदर बना रहे थे। और उसकी वो नीली आंखें जिसमें मासूमियत साफ झलक रही थी, वो बिल्कुल किसी मासूम डॉल लग रही थी, और उसके चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट थी। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबने अब उस तरफ देखा तो लगभग 25 साल एक हंसों सा लड़का खड़ा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ये लड़का और कोई नहीं आयुष जिंदल था, जो अपने कमरे से तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आया था। अब आयुष ने पीहू को और पीहू ने आयुष को एक नजर देखा और फिर डाइनिंग टेबल पर सभी को, फिर डाइनिंग टेबल को जो अभिषेक के साइड में थी। अब कभी वो दोनों एक साथ उस चेयर को जो अभिषेक की साइड थी उसे देखते तो कभी एक दूसरे को, और दोनों ने एक साथ उस चेयर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन आयुष उस चेयर पर बैठ पाता उससे पहले ही पीहू उस चेयर पर बैठ गई और आयुष को एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर दी, जिससे आयुष चीढ़ गया और अपना मन मसोस कर दूसरी चेयर पर बैठ गया, और इनकी इस हरकत पर उन तीनों ने नामे सर हिला दिया। फिर सभी नाश्ता करने लगे और अभिषेक खुद अपने हाथों से पीहू को नाश्ता कराने लगा और बीच बीच में खुद भी खाता रहा। इसी तरह सबने नाश्ता किया। दादी और पीहू
दोनों नाश्ता करके गार्डन की तरफ चली गई और हिमेश जिंदल अपनी कंपनी जिंदल कॉरपोरेशन चले गए और अभिषेक अपनी गाड़ी से सिंघानिया हॉस्पिटल की तरफ चला गया। अभी उसे घर से निकले हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसका फोन रिंग करने लगा और उस पर जॉनी, अर्थ के असिस्टेंट, का नाम फ्लैश होने लगा। उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर से कहकर साइड में रुकवा दी और उसके गार्ड्स की भी गाड़ी रुक गई। जॉनी का नाम देखकर अभिषेक का चेहरा गंभीर हो गया और माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने अपने मन में सोचा, ये जॉनी मुझे क्यों फोन कर रहा है? अब अर्थ क्या करने वाला है जो उसका असिस्टेंट मुझे उसकी सूचना दे रहा है? उसने अपने दिमाग में आ रहे सारे थॉट्स को साइड किया और फोन पिक किया और कहा गंभीर आवाज में, हेलो जॉनी, सेकंड बॉस, आप इस वक्त कहाँ है? अभिषेक ने कहा, हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन अभी रास्ते में ही हूँ। लेकिन तुमने मुझे क्यों फोन किया? कुछ हुआ है क्या? जॉनी ने कहा, वो सेकंड बॉस, आज बॉस बहुत गुस्से में है। आप तो जानते ही है कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक होता है, इसीलिए मुझे डर है कि कहीं वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं खुद को ही ना नुकसान पहुंचा ले। अभिषेक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ, और वो क्यों गुस्से में है? जॉनी ने डरते हुए आज सुबह से जो भी हुआ वो सारी बात बता दी। अब क्या करेगा अभिषेक? और क्यों आता है अर्थ को इतना गुस्सा और क्या है बेसमेंट रूम 9-4 की सजा? CH5 बड़े भैया। जॉनी ने जो आज सुबह जो भी हुआ वो बता दिया और ये भी बताया कि अर्थ ने उससे क्या करने को कहा। अभिषेक को भी उन पांचों पर बहुत गुस्सा आया कि एक बच्ची के साथ उन लोगों ने ये सब किया। वो महसूस कर सकता था कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। आफ्टरऑल उसकी भी एक बहन थी और वो तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि उसे कुछ हो। उसकी जान बसती थी अपनी बहन में जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था। अभिषेक ने बेहद गुस्से में कहा, आई एम कमिंग कहकर अभिषेक ने फोन काट दिया और अपनी कार हेल हाउस की तरफ मोड़ ली। थोड़ी देर बाद हेल हाउस के आगे 7 गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक रुका और बीच में सबसे महंगी कार का दरवाजा गार्ड्स ने खोला जो हेल हाउस के मैन गेट पर खड़े थे। गार्ड्स के दरवाजा खोलते ही उस कार से चमचमाते ब्लैक जूते पहने हुए एक पैर बाहर आया और फिर दूसरा पैर बाहर आया। वो जूते देखने से ही पता चल रहा था कि वो कितने महंगे थे। उस शख्स ने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट पहने हुए था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके फेस पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे। गार्ड्स के पसीने छूट रहे थे उसे देखते हुए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ सिंघानिया था जो बिजनेस की दुनिया का बादशाह था और काली दुनिया का बेहद क्रूर माफिया बॉस। इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान एक डॉक्टर है या बिजनेसमैन, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल एज लग रहा था माफिया, एज काली दुनिया का बादशाह जिससे कोई भी पंगे लेने से डरता है, जिसे किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन जो देख लेते था वो अगले दिन का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहता था। एज का नाम ही काफी होता था लोगों को डराने के लिए। कार से निकलकर अर्थ अंदर चला गया। अभी वो अंदर आ ही रहा था कि एक और गाड़ियों का काफिला अंदर आकर रुका और उस कार में से अभिषेक जिंदल निकला जो दुनिया में बिजनेसमैन के साथ एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, लेकिन काली दुनिया में अज के नाम से मशहूर था। अगर एज के बाद अगर कोई काली दुनिया में जिस नाम से डरता था तो वह अज था। अभिषेक दौड़ता हुआ अर्थ के पास गया क्योंकि उसने अर्थ को देख लिया था जो अभी अभी चंद मिनटों पहले आया था। गाड़ियों की आवाज अर्थ ने भी सुनी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो जान चुका था कि ये कार किसकी होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जो उसके हेल हाउस में ऐसे आने की हिम्मत रखता था और वो शख्स उसका दोस्त था अभिषेक जिंदल। लेकिन उसके साथ एक शख्स और था और वह था जॉन, अभिषेक का असिस्टेंट और जॉनी जो अर्थ का असिस्टेंट है का जुड़वा भाई। जॉनी जॉन से सिर्फ 5 मिनट बड़ा है। ये 6 दोस्तों का एक ग्रुप था जो कॉलेज से एक साथ थे और इनकी दोस्ती कॉलेज में मशहूर थी। लड़कियों से दूरी पर रहने वाले, हालांकि अर्थ और अभिषेक दोनों स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड थे और इन दोनों की दोस्ती कॉलेज टाइम में 4 लड़कों से हुई, जिसमें से 2 तो जॉनी और जॉन है जो कि दोनों जुड़वा भाई है।
और 2 के बारे में आगे पता चलेगा। अभिषेक और अर्थ को डॉक्टर बनना था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। अर्थ की मॉम का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और उसके डैड चाहते थे कि अर्थ उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। इसीलिए उसने डॉक्टर की पढ़ाई और बिजनेस रिलेटेड स्टडी भी की थी। और अभिषेक की और अर्थ की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों साथ रहते थे। इसीलिए उसने अर्थ के साथ रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसे अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना था, तो उसने भी बिजनेस की पढ़ाई की। जॉन और जॉनी को बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई की। और इसी वक्त उन चोरों की, एक जॉन और दूसरा जॉनी, बाकी 2 के बारे में आगे पता चलेगा, मुलाकात अर्थ और अभिषेक से हुई थी। सभी में अच्छी दोस्ती थी। अर्थ, अभिषेक और जॉन अंदर आए तो उन्हें वही जॉनी भी मिल गया। जॉनी को देखते ही जॉनी पर एकदम से बंदर की तरह उछल पड़ा। जॉनी उसके इस सडन एक्शन से चौंक गया और उसे संभाल नहीं पाया और दोनों ही नीचे गिर गए। अभिषेक ने उन दोनों को देखते हुए अपना सिर पीट लिया और वही अर्थ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जाकर अपनी सिंहासन जैसी चेयर पर जाकर बैठ गया, किसी राजा की तरह, क्योंकि उसे पता था ये जॉन कभी नहीं सुधरने वाला, तो उसने उसे फुल्ली इग्नोर कर दिया। जॉन ने जॉनी से लिपटे हुए ही कहा, बड़े भैया, मैंने आपको बहुत याद किया। देखिए तो आपकी याद में सूख कर कांटा हो गया हूँ। और अपने झूठे आंसू पोंछने की एक्टिंग करने लगा। वही जॉनी जो अभी भी जॉन के नीचे दबा हुआ अपनी कमर पकड़े हुए था, उसने उसकी नौटंकी देखकर उसे घूरने लगा और उसे अपने ऊपर से धक्का देकर साइड में गिरा दिया और घूर कर देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, हाँ, कुछ ज्यादा ही सूख कर कांटा हो गया कि कांटा होने के बावजूद भी मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। जॉन ने उसकी बात सुनकर अपने दांत दिखा दिए और जॉनी अपना नामे सिर हिलाते हुए खड़ा हो गया। अब तक जॉन भी खड़ा हो गया था। जॉन ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, लेकिन बड़े भैया, मैंने आपको सच में बहुत मिस किया। जॉनी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अभी सुबह मैं जब घर से आया था तब तुझसे मिलते हुए ही आया था ना। और ताना मरते हुए कहा, मैं कोई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मुझे मिस कर रहा था, समझा। जॉन ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े भैया, मिस सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही नहीं किया जाता, मिस तो किसी को भी किया जा सकता है ना। और फिर अपने मन में कहा, गर्लफ्रेंड तो तब बनेगी ना जब कोई बनाने देगा, और रोनी सूरत बनाकर इस मासूम को मेरा बॉस टाइम तो देता नहीं जो मैं जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना पाऊं। जॉनी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जॉन का अपनी बात इग्नोर होते देख मुंह बन गया। वही अर्थ जो उनकी नौटंकी इतनी देर से देख रहा था। एक तो वो पहले से ही गुस्से में था और ऊपर से इनकी नौटंकी। उसने अपनी सख्त टोन में दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारी नौटंकी हो गई हो तो काम की बात करे। वही उन दोनों के पसीने ही छूट गए अर्थ की इतनी सख्त आवाज सुनकर। जॉनी ने कहा, सॉरी बॉस। अर्थ ने कहा, जो काम मैंने दिया था वो हुआ कि नहीं? जॉनी, ये सर हो गया। बेसमेंट रूम नो 4 रेडी है। वही अभिषेक भी जॉनी से जान चुका था कि उस लड़की की कंडीशन कैसी थी और इन दरिंदों ने उसकी क्या हालत की थी। जाहिर है गुस्सा तो उससे भी बहुत आ रहा था, इसलिए वो अब तक चुप था, क्योंकि वो जब भी गुस्सा होता था तो एकदम शांत हो जाता था और यही उसका प्लस पॉइंट था। लेकिन अर्थ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था। जॉनी की बात सुनकर अर्थ और अभिषेक ने आपस में एक दूसरे को देखा, जैसे आपस में ही दोनों ही आंखों में बातें कर रहे हो। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल पास की और दोनों ही बेसमेंट की तरफ चले गए। CA 6 बेसमेंट रूम 4। अर्थ और अभिषेक दोनों ही बेसमेंट की तरफ बढ़ गए। दोनों ही हेल हाउस की सीढ़ियों की तरफ गए, क्योंकि जिस जगह अर्थ थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था वो हॉल था और हॉल क्रॉस करते ही सीढ़ियां थी। अर्थ और अभिषेक दोनों ही सीढ़ियों के साइड से होते हुए वहां पहुंचे जहां सीढ़ियों के नीचे जगह थी। नॉर्मली देखने में वो एक दीवार लगती थी। अर्थ ने उस दीवार पर अपना हाथ रखा। अर्थ के हाथ रखते ही उस दीवार के ऊपर ऑटोमेटिकली एक हाई टेक्नोलॉजी वाला लॉक सिस्टम दिखने लगा। अर्थ ने उस लॉक सिस्टम पर पासवर्ड डायल किया। फिर उसके बाद उसी के साइड में एक वैसा ही हाई टेक्नोलॉजी का लॉक सिस्टम दिखने लगा।
बस फर्क इतना था कि उस लॉक सिस्टम पर फेस स्कैनर था, जिसने अर्थ का फेस डिटेक्ट किया, और फेस मैच होते ही वो दीवार उस जगह से खिसक गई और सीढ़ियां दिखने लगी जो सीधे बेसमेंट में जाती थी। अर्थ और अभिषेक उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और उनके पीछे जॉन और जॉनी भी अब तक आ चुके थे। चारों ही बेसमेंट में पहुंचे। बीचों बीच एक लंबा और चौड़ा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर के दोनों साइड कमरे ही कमरे थे। उन कमरों के दरवाजों पर नंबर भी लिखे हुए थे, जिससे रूम नो. पता चलता था। कॉरिडोर के एक साइड 10 कमरे थे और उसकी दूसरी साइड भी 10 कमरे थे, लेकिन जहां कॉरिडोर का अंत होता था वहां देखने से तो ऐसा लगता था कि वहां सिर्फ दीवार है, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा, कुछ लोगों को छोड़कर, कि वो दीवार नहीं बल्कि एक गुप्त रास्ता है जो इमरजेंसी में इस विला से बाहर निकलने के लिए है, जो जंगल की तरफ खुलता है। बेसमेंट के अंदर भी गार्ड्स तैनात थे। वही बेसमेंट में रूम नो. 1 से, जिसका गेट थोड़ा खुला हुआ था, वहां से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे अंदर किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो। और था भी ऐसा ही अंदर उन तीनों लोगों जो रेपिस्ट थे, उन्हें अर्थ के गार्ड्स टॉर्चर कर रहे थे। चारों ही बेसमेंट के रूम नो. 4 में पहुंचे। वो कमरा देखने में बिल्कुल एक लैब जैसा लग रहा था। कई केमिकल्स भी रखे हुए थे, जिससे हल्का हल्का सा धुआं भी निकल रहा था। कई जगह स्केलेटन, कंकाल भी रखे हुए थे। वही इस रूम में फिलहाल 3 स्ट्रेचर मौजूद थे, जिसके साइड में एक टेबल भी मौजूद थी, और उन टेबल पर एक ट्रे में कई प्रकार के औजार रखे हुए थे। देखने से पता चल रहा था कि उस टेबल पर मौजूद ट्रे में कैंची, धारदार छुरी, कुछ इंजेक्शंस, कुछ लिक्विड केमिकल्स और दवाइयां रखी हुई थी। अर्थ और अभिषेक ने अपने कपड़ों पर एक लंबा सा सर्जिकल गाउन पहना और अपने हाथों में ग्लव्स पहने और चेहरे पर मास्क पहना। अब वो दोनों बिल्कुल रेडी थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी का ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन के लिए रेडी हुए हो। वही जॉन और जॉनी के तो उस रूम को देखकर ही पसीने छूट रहे थे। अर्थ ने जॉनी को इशारा किया। अर्थ का इशारा समझते ही जॉनी रूम नंबर 4 से निकल गया और थोड़ी ही देर में वो उस रूम में वापस आ गया। लेकिन आया वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ गार्ड्स थे जिन्होंने उन तीनों लोगों को पकड़ रखा था, जो रेपिस्ट थे। अर्थ ने जॉनी को फिर इशारा किया तो जॉनी ने अर्थ का इशारा समझते ही गार्ड से कहा, इन तीनों को इन स्ट्रेचर्स पर लिटा दो और इन्हें बांध दो। गार्ड्स ने वैसा ही किया जैसा जॉनी ने करने को कहा था। अब वो 3 लोग स्ट्रेचर पर बंधे हुए लेटे थे। उनकी हालत तो वैसे भी खराब थी, क्योंकि अर्थ के गार्ड्स ने अर्थ के आने तक उनकी मेहमान नवाजी जो की थी। अर्थ ने अपनी कोल्ड वॉइस में उन तीनों को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम लोगों को किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने का। उन तीनों को तो पता भी नहीं था कि उन्हें यहाँ किस लिए लाया गया है। अर्थ को देखते हुए वो ये तो समझ गए थे कि सामने वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि कोई ताकतवर इंसान है जो उन्हें किडनैप करके टॉर्चर कर रहा है। लेकिन उन्हें अभी भी ये पता नहीं चला था कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। उनमें से किसी एक ने मुश्किल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ, हमें क्यों किडनैप किया है तुम लोगों ने? जहाँ तक मुझे याद है हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, और आप लोग कौन है? हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं हैं। अर्थ ने फिर अपनी कोल्ड वॉइस में उन तीनों को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जान चुका हूँ। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम लोगों को मासूम लड़कियों का रेप करने का, यहाँ तक कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ा तुम दरिंदों ने। अर्थ की बात सुनकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें यहाँ इस तरह क्यों पकड़कर लाया गया है और उन्हें क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी उनके ये समझ में नहीं आया था कि अर्थ को कैसे पता चला और उस लड़की को अर्थ कैसे जानता है, जिसके लिए अर्थ उन सब के साथ ये सब कर रहा है। तभी उनमें से दूसरे लड़के ने अनजान बनते हुए कहा, हमें नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और हमने कुछ नहीं किया। उन्हें इस तरह अनजान बनते देखकर अर्थ को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार घुसा मार दिया
और चिल्लाते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है और अर्थ सिंघानिया के सामने झूठ बोलने का नतीजा सिर्फ मौत होता है, सिर्फ मौत। इतना कहकर उसने उस लड़के के चेहरे पर एक और घुसा मार दिया। वही वो लड़का अर्थ का एक घुसा खाकर संभला भी नहीं था कि अर्थ का नाम सुनकर तो वो सदमे में ही चला गया। इन्हें अभी भी नहीं पता था कि अर्थ सिंघानिया ही अजय अर्थ सिंघानिया को जो बिजनेस में जानते थे, उन्हें पता था कि अर्थ सिंघानिया कितना गुस्सैल है। वही अंडरवर्ल्ड में माफिया अज को मौत का देवता भी कहते थे। और दूसरा घुसा खाते ही बेहोश हो गया। CH7 साइको अर्थ। उस लड़के को बेहोश होता देख अर्थ ने कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और अभी से तुम बेहोश हो गए। इतना कहकर अर्थ किसी साइको की तरफ हंसने लगा। वही अभिषेक को तो आदत थी ये सब देखने की, लेकिन उसे भी अर्थ से डर लगता था। वही जॉन और जॉनी की तो हालत खराब हो रही थी अर्थ की इतनी डरावनी हंसी को सुनकर, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, वहां से जा भी नहीं सकते थे और वहां रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि शायद आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा उन दोनों को भी था, इसीलिए वे वहां रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन अर्थ के डर से कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए वो वहां चुपचाप खड़े थे। अर्थ ने पास ही में रखे जग से उस लड़के के चेहरे पर पानी फेंक दिया, जिससे उस शख्स को होश आ गया। तभी अर्थ ने अभिषेक को अपनी आंखों से इशारा किया तो उसने हाँ में सर हिलाया और दोनों ही अर्थ और अभिषेक ने ट्रे में जो औजार रखे हुए थे उनमें से कुछ उठाकर एक केमिकल के भरे हुए कंटेनर में डाल दिया और कुछ 5 मिनट बाद उन्हें निकालकर दूसरी ट्रे में रख दिया। इसी बीच अर्थ ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उसके बॉडीगार्ड्स ने उन तीनों लड़कों के कपड़े निकाल दिए और अब वो तीनों लड़के नग्न अवस्था में ऐसे ही लेट हुए थे और उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी अर्थ और अभिषेक ने उन तीनों लड़कों एक एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश ना होने पाए। ये सब करते वक्त अर्थ और अभिषेक दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें ही काफी थी लोगों के अंदर से उनकी रूह निकलने के लिए, जो इस वक्त आग उगल रही थी। तीनों लड़कों के चेहरे पर डर साफ देख जा सकता था। अर्थ और अभिषेक दोनों ही यमराज के रूप में उन लड़कों के सामने खड़े थे। पहले लड़के ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, हमें छोड़ दीजिए। दूसरे लड़के ने रोते हुए कहा, प्लीज हाँ, हमें छोड़ दीजिए, हाँ, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तीसरे लड़के ने भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाई। तीनों लड़के गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अर्थ या अभिषेक पर कोई असर नहीं हुआ। अर्थ के आंखों के आगे उस लड़की लता की हालत कौंध गई। वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ दूं? हाँ, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? उस लड़की ने भी तो तुम सबसे ये कहा होगा ना कि उसे छोड़ दे, लेकिन तुमने क्या किया? चिल्लाते हुए तुमने उसे नहीं छोड़ा, उस बच्ची को तुम लोगों ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अरे तुम लोगों ने एक मासूम बच्ची पर भी रहम नहीं किया, तो मैं तुम जैसे कमीनों पर कैसे रहम कर दूं? और आगे से ऐसा तो तुम तब करोगे ना जब जिंदा रहोगे। अर्थ ने उस ट्रे में से एक शार्प नाइफ निकल लिया और उसे देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से उन तीनों लड़कों से कहा, बहुत गर्मी है ना तुम लोगों के अंदर, क्यों ना आज इस गर्मी की वजह को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इतना कहकर अर्थ ने एक ही झटके में एक लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया और इसी के साथ उस लड़के की एक भयानक चीख गूंज गई। चीख इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। अभिषेक ने भी दूसरे लड़के के साथ यही किया और उस लड़के की भी भयानक चीख गूंज गई। फिर अर्थ ने तीसरे के भी साथ यही किया और वो लड़का भी दर्द के मारे चीखने लगा। अब उन तीनों लड़कों की चीखों की भयानक आवाज आ रही थी। वही जॉन और जॉनी दोनों की हालत इस वक्त खराब हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी थी और यहाँ रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो नज़ारा उन लोगों ने अभी देखा था वो उनके लिए काफी भयानक था। उनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई थी। अर्थ और अभिषेक दोनों ने ही उन तीनों लड़कों के वही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जहां उन दोनों ने उनके पार्ट्स को काटा था।
वो तीनों लड़के दर्द के कारण चीख चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और उनकी चीखें उन दोनों के अंदर अर्थ और अभिषेक सुकून भर रही थी। और उन दोनों ने उनकी आंखों में भी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और जितना वे लड़के चीख चिल्ला रहे थे उतनी ही भयानक हंसी अर्थ हंस रहा था। आखिरकार कुछ मिनटों बाद उन लड़कों का चीखना चिल्लाना बंद हो चुका था, क्योंकि उनके प्राण उनके शरीर से निकले गए थे। अर्थ ने वही खड़े गार्ड्स को इशारा किया, तो उसका इशारा समझते ही गार्ड्स ने उन लोगों की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया। अब अर्थ वहां गया जहां लता के चाचा चाची को रखा गया था। उसके साथ ही अभिषेक और उन दोनों के असिस्टेंट जॉन और जॉनी भी थे। जॉन और जॉनी की तो हालत खराब थी। लता के चाचा चाची को वहां बांध के रखा गया था। अर्थ वहां जाकर आराम से किंग साइज सोफे पर एक राजा की तरह बैठ गया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो साइको इंसान था वो यही है। अर्थ ने जॉन और जॉनी को इशारा किया तो उन्होंने उन दोनों को खोल दिया। खुलते ही लता की चाची ने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अर्थ ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात करें। उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर लता की चाची की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और लता के चाचा तो डर के मारे पहले से ही चुप बैठे थे। अब तो लता की चाची के सुर ही बदल गए। उसने डरते हुए कहा, तुम लोगों ने हमें क्यों किडनैप करवाया है? अभिषेक ने सरकेस्टिकल हंसते हुए कहा, अरे वाह चाची, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। अभी तो शेरनी बने चिल्ला रही थी और अब बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई। अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है लता कहाँ है? अब लता की चाची को उससे इतनी नफरत थी कि वो ये भी भूल गई कि वो किसके सामने बैठी है, और लता का नाम सुनते ही उसकी नफरत जाग गई और वो नफरत से फुफकारते हुए बोली, नाम मत लो उस बच्चलन का। पूरे समाज में हमारी नाक कटा के रख दी उस लड़की ने। ना जाने कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करवाया है उसने। अरे मेरा बस चले तो उसका गला घोंट दूं मैं। मुझे नफरत है उस लड़की से। वे चारों उसकी आंखों में लता के लिए नफरत साफ साफ देख सकते थे। अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, इतनी नफरत की तुमने उसे बेच दिया। अर्थ की बात सुनते ही दोनों चाचा चाची शोक हो गए। यहाँ तक वो तीनों अभिषेक, जॉन, जॉनी भी शॉक थे। उन्हें भी ये बात नहीं पता थी। अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना एक बच्ची पर अत्याचार करने का। अब तुम्हें पता चलेगा कि उस बच्ची लता पर क्या बीतती होगी। तुमने अपनी नफरत के आगे ये भी नहीं देखा कि तुम एक मासूम पर अत्याचार कर रही हो। अर्थ ने जॉनी की तरफ देखा तो जॉनी ने हाँ में सर हिलाया और पास ही में खड़े गार्ड से कहा, 3 फीमेल गार्ड्स को अंदर भेज दो। गार्ड्स उनकी बात सुनकर बाहर चला गया और अगले ही पल 3 फीमेल गार्ड्स अंदर दाखिल हुई। तीनों अंदर आकर अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। अर्थ ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, अपने काम पर लग जाओ। तीनों ने येस बॉस कहा और अपनी अपनी लेदर की बेल्ट निकल ली, और फिर उस कमरे से लता की चाची की चीखें सुनाई देने लगी। अभिषेक ने मेल गार्ड्स को भी इशारा किया और उन्होंने भी लता के चाचा को मारना शुरू कर दिया। अब उस कमरे से उन दोनों की, चाचा चाची की, चीखें साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में अर्थ के गार्ड्स ने उन दोनों की हालत खराब कर दी थी। तभी अर्थ ने उनको रुकने का इशारा किया और अपनी गन से दोनों को शूट कर दिया। अर्थ ने अपने असिस्टेंट जॉनी से कोल्ड वॉइस में कहा, क्लियर दिस मैस एंड गो टू द कंपनी टू हैंडल माई वर्क इन माई एब्सेंस। क्लियर दिस मैस एंड गो टू द कंपनी टू हैंडल माई वर्क इन माई एब्सेंस। जॉनी ने हिम्मत करते हुए कहा, यस सर, यस सर। इतना कहकर अर्थ वहां से निकल गया और अभिषेक भी उसके साथ ही निकल गया। जॉन भी जॉनी के साथ निकल गया, क्योंकि उसे भी उसके बॉस की एब्सेंस में कंपनी में मीटिंग्स को हैंडल जो करना था। वही वो दोनों, अर्थ और अभिषेक, ही बेसमेंट से निकलकर ऊपर अपने रूम में चले गए। अर्थ कई बार इसी विला में रुकता था। अभिषेक का भी रूम इस विला में मौजूद था।
दोनों ने ही शावर लिया और कपड़े चेंज किए और साथ ही बाहर हॉल में आकर बैठ गए। सीए चाट पीहू और उसका कुकी। हेल हाउस के अंदर हॉल में अर्थ और अभिषेक हॉल के अंदर बैठे हुए थे। अभिषेक ने मुश्किल से ही 2 से 4 शब्द कहे थे जब से वो हेल हाउस आया था, और ये बात अर्थ ने भी नोटिस की थी और वो इसका कारण भी जानता था कि अभिषेक क्यों चुप है। वही अर्थ एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अर्थ ने अभिषेक को देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, इतना क्या सोच रहे हो? अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि अब उस बच्ची लता का क्या होगा जिसने ये सब कुछ सहा है। उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सजा मिली और इन दरिंदों ने उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। ऐसे समय में हर किसी को अपनी फैमिली की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस बच्ची के पास तो अपना कहने को कोई नहीं है और ऊपर से उसके साथ ये सब हो गया। पता नहीं वह बच्ची अपने आप को कैसे संभालेगी। अर्थ ने अपनी खाली आंखों से अभिषेक से कहा, उसे खुद को संभालना ही होगा और इस कमबख्त दुनिया में जीना भी होगा। अभिषेक ने अर्थ को देखते हुए कहा, वैसे तूने उस बच्ची के बारे में क्या सोचा है? अर्थ ने कहा, अभी वो अंडर 18 है तो उसे मेरी मॉम का जो अनाथ आश्रम है वहां भेज देंगे। वहां शारदा काकी है, वो उस बच्ची को संभालेंगी। अभिषेक ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर बाद वह दोनों सिंघानिया हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल। दोनों ही डॉक्टर्स, अभिषेक और अर्थ, हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और अपने अपने केबिन में चले गए। उस बच्ची को होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल चुप सी थी। वो बच्ची ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। उसके साथ जो हुआ वो एक रील की तरह उसके दिमाग में चल रही थी। अर्थ का केबिन। अर्थ अपनी डॉक्टर की चेयर पर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। थोड़ी देर बाद उसका केबिन खुला और एक शख्स अंदर आया। अर्थ जानता था कि ऐसे उसके केबिन में बिना परमिशन के कौन आ सकता है, इसीलिए अर्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया और जैसे बैठे था वैसे ही बैठा रहा। और जो शख्स अर्थ के केबिन में एंटर हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि अभिषेक था। अभिषेक ने अर्थ को देखते हुए कहा, अर्थ, उस बच्ची लता को होश आ गया है। लेकिन इतना कहकर अभिषेक चुप हो गया। अर्थ ने वैसे ही कहा, लेकिन क्या? अभिषेक ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल चुप है, ना ही कुछ बोल रही है और ना ही कुछ खा रही है, और बिना खाना खाए मेडिसिन भी नहीं दे सकते, और बिना मेडिसिन वो ठीक कैसे होगी? अर्थ ने कुछ सोचते हुए अपने टेबल पर रखे हुए लैंडलाइन से एक कॉल की और उधर से कॉल रिसीव होते ही अर्थ ने अपनी कड़क वॉइस में कहा, वेयर इज डॉक्टर शालिनी? वेयर इज DR शालिनी? उधर से कॉल पर जो शख्स था उसने ने कहा, फिलहाल वो अपने केबिन है सर, किसी पेशेंट की फाइल रीड कर रही है। अर्थ ने स्ट्रिक्टली कहा, उनसे कहो वार्ड 9-5 में जो पेशेंट है उन्हें संभाले और उन्हें खाना खिलाकर मेडिसिन भी खिला दे। फोन पर दूसरी साइड के शख्स ने कहा, ओके सर। डॉक्टर शालिनी एक अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट है। उनकी एज 32 है। उनके हस्बैंड एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। फोन पर बात होने के बाद अभिषेक ने कहा, पर उस पेशेंट लता को तो तुम भी ट्रीट कर सकते थे। अर्थ ने अभिषेक को घूरते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि DR शालिनी एक गायनिकोलॉजिस्ट है और उससे पहले वो एक औरत है जो उस बच्ची को संभाल सकती है, और वो बच्ची भी उनसे खुलकर अपनी बात कह पाएगी जो वो हमारे साथ नहीं कर पाएगी। उसकी इस बात पर अभिषेक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसे घूर ही ऐसे रहा था, और ऊपर से जो अर्थ ने अभी अभी जो कहा था वो सच ही था, और वो बच्ची भी एक औरत के साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जिंदल मिशन में पूरे घर में एक प्यारी सी खिलखिलाहट गूंज रही थी, जिससे ऐसे लगता था कि जिंदल मिशन में जान हो। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि पीहू की थी, जो अपने प्यारे से खरगोश के बच्चे के साथ खेल रही थी। खेल क्या रही थी
उसके पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि वो खरगोश के बच्चे को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो इसके हाथ ही नहीं आ रहा था, जिसे पकड़ने के लिए पीहू इसके पीछे दौड़ रही थी। और उसकी दादी लिविंग एरिया में बैठी अपनी नटखट पोती और उस खरगोश के बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। और वही पीहू उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कर बच्चे, वो अब तेरे हाथ नहीं आएगा। पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाते कहा, दादी देखिए ना, ये कैसे भाग रहा है, मुझे इसके साथ खेलना है और ये है कि मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये तेरे साथ ऐसे ही खेलने वाला है, तुझे दौड़ा दौड़ा कर, कहकर दादी हंसने लगी। पीहू ने दादी की बात पर कुछ नहीं कहा और वापस उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। पीहू उससे दौड़ते हुए ही कह रही थी, कुकी प्लीज रुको ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है रे, रुक जाओ, अब मैं थक गई हूँ, मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा, कहकर वही सोफे पर पसर गई। उसके सोफे पे पसरते ही खरगोश का बच्चा, जो पीहू का कुकी था, वो उसके पेट पर चढ़ गया। CH9 पीहू और कुकी की मस्ती। 1 महीने बाद पीहू को जब अपने पेट पर कुछ फील हुआ तो उसने अपना सर नीचे करके देखा तो उसे उसका कुकी दिखा, जो उसके पेट पर चढ़कर उसे ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। उसका कुकी, खरगोश का बच्चा, बिल्कुल सफेद रंग का मुलायम और क्यूट था। उसकी आंखें बिल्कुल नीली नीली थी। वो देखने में बिल्कुल पीहू की तरह ही था। वही नीली आंखें, वही क्यूटनेस, वही मासूमियत, वही दोनों का मिलता जुलता कलर। देखने वाले को ये दोनों भाई बहन ही लगते, बस फर्क इतना था कि पीहू इंसान थी और ये कुकी खरगोश का बच्चा। इधर इन दोनों की मस्ती चालू थी और उधर दोनों ही अपने हॉस्पिटल में बिजी थे। डॉक्टर शालिनी ने भी उस लड़की को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। डॉक्टर शालिनी की बातों पर वह लड़की रिस्पांस कर रही थी और डॉक्टर शालिनी ने उसे खाना भी खिलाकर दवाई भी खिला दी थी। और इधर जिंदल विला में पीहू और कुकी दोनों ही खेल खेलकर थक गए थे और पीहू और उसका कुकी दोनों ही पीहू के रूम में बड़े आराम से सो रहे थे। दोनों सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे और दोनों ही पूरी दुनिया से बेखबर आराम से सो रहे थे और दोनों के ही चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत ठहरी हुई थी। ऐसे ही आज का दिन बीत गया। अर्थ और अभिषेक भी दोनों अपने अपने घर वापस आ गए थे। पीहू भी सोकर उठ चुकी थी। ऐसे ही मस्ती मजाक में उन पांचों ने अपना डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पीहू को नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिन में सो चुकी थी, इसीलिए उसने अपने कमरे में आकर कार्टून का चैनल चला लिया और मजे से कार्टून देखने लगी। थोड़ी देर बाद ऐसे ही वो कार्टून देखते देखते सो गई। वही अभिषेक जो अपनी बहन को देखने आया था, जब उसने देखा कि पीहू तो बड़े मजे से सो रही है और टीवी पर कार्टून चल रहा है, तो वो मुस्कुरा दिया। उसने टीवी को बंद किया और पीहू के पास आकर उसे ब्लैंकेट उठाया और उसके माथे पर किस करके चला गया। और इधर हेल हाउस में अर्थ आज सिंघानिया हाउस नहीं गया। अक्सर जब उसका मूड खराब होता था तो वो सिंघानिया हाउस नहीं जाता था और आज भी उसका मूड खराब था, इसीलिए वो सिंघानिया हाउस नहीं गया और हेल हाउस आ गया। अर्थ बालकनी में खड़ा होकर एक टक दूर दूर तक फैले अंधेरे को देख रहा था। ये अंधेरा ही तो था उसकी लाइफ में, जो उसका साथी था, जो हर पल उसके साथ रहता था। इस वक्त वो शर्टलेस होकर खड़ा था। उसने सिर्फ एक पेंट पहन रखी थी। इस वक्त अगर कोई लड़की उसे देखती तो देखती ही रह जाती। अर्थ की बॉडी बहुत मस्कुलर थी। उसका चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, उसकी मस्कुलर बाजू, उसके हाथों की हर एक उभरती हुई नश उसे बहुत दिलकश बनाती थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त एक आग जरूर थी, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत जरूर रखती थी।
जो ना जाने कब शांत होगी। शायद होगी भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अर्थ के हाथ बालकनी की रेलिंग पर कसे हुए थे। ना जाने कब तक वो यूं ही खड़ा अंधेरे को देखता रहा और फिर अंदर आकर सो गया। अगले दिन से फिर वही रूटीन चालू हो गया सबका। अर्थ और अभिषेक दोनों मिलकर हॉस्पिटल, ऑफिस भी संभाल रहे थे और अपना अंडरवर्ल्ड का काम भी। और इधर पीहू भी अपनी मस्ती में मस्त थी। वो सुबह उठती और उसकी पूरे दिन मस्ती चलती और फिर रात को अपने प्यारे प्यारे सपनों की दुनिया में खो जाती। इसी तरह दिन बीतने लगे और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। एक महीने बाद इस एक महीने में पीहू का कॉलेज में एडमिशन हो गया था और उसके कॉलेज में उसके साथ एडमिशन लेने वाली उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड भी थी, रिया और टिया। दोनों ही ट्विन्स थी और पीहू से 1 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और साथ ही पढ़ती थी। दोनों में से जहां रिया शांत और समझदार थी, वही टिया शरारती और एक नंबर की कांडी थी। लड़ाई झगड़ों में सबसे आगे थी, बिल्कुल टॉम बॉय टाइप थी। रिया टिया से सिर्फ 2 मिनट ही बड़ी थी। अक्सर दोनों का पीहू के घर आना जाना था। तीनों ही बचपन से साथ में पढ़ी है। रिया और टिया के पेरेंट्स का भी खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस है। रिया और टिया दोनों ही पीहू को प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि दोनों को ही पता था कि पीहू कितनी भोली और मासूम थी। लेकिन टिया की और पीहू की कुछ ज्यादा ही बनती थी, क्योंकि पीहू से एक भी काम ढंग से होता नहीं था और इसी के चक्कर में वो काम सुधारने की जगह बिगाड़ देती थी। और जब मुसीबत उसके ऊपर आती थी तो टिया उसके लिए हर किसी से भिड़ जाती थी। आखिर लड़ाई झगड़े में नंबर 1 जो थी। लेकिन रिया का ये मानना था कि जितनी बात शांत तरीके से सुलझाई जाए उतना अच्छा ही है। खैर अब तीनों का ही एडमिशन कॉलेज में हो गया था, लेकिन कॉलेज खुलने में अभी तकरीबन 1 महीने का और टाइम था और आज वो शॉपिंग पर जाने वाली थी, वो भी रिया और टिया के साथ। और वो आज बहुत एक्साइटेड थी। आखिरकार घर से बाहर घूमने जो जा रही थी, वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ दूसरी बार। पीहू को घर से बाहर कोई नहीं ले जाता था और अगर ले जाता था तो बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दूसरी बार बाहर जा रही थी। और शायद आज ही उसकी लाइफ बदलने वाली थी। आज ही उसकी लाइफ में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली थी, जिससे उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। अब वो बदलाव अच्छा होगा या बुरा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। CH10 शॉपिंग पर जाना और बंदरों की तरह उछल कूद, शॉपिंग और मस्ती। पीहू तैयार हो चुकी थी बाहर जाने के लिए। पीहू ने ऑफ शोल्डर बेबी पिंक क्रॉप टॉप पहन रखा था और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने कमर तक लहराते बालों का दोनों साइड बन बना रखा था और बचे हुए बालों को खुला छोड़ रखा था। उस हेयर स्टाइल में वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। वो बेहद खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। अगर कोई भी उसे देखता तो देखता रह जाता। उसके क्रॉप टॉप पहने की वजह से उसकी दूध जैसी कमर साफ दिख रही थी। उसकी कमर देखकर किसी का भी मन डोल जाए। उसने पैरों में वाइट स्नीकर्स पहन रखे थे। वो तैयार होकर अपने कमरे से निकली और उछलते कूदते हुए नीचे जाने लगी। उसकी बाहर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाए वो उछलती कूदती हुई नीचे आई। वो सीढ़ियों से उछलती कूदती हुई नीचे आ ही रही थी। अब पीहू कोई काम ठीक से कैसे कर सकती है। 3 से 4 सीढ़ियां ही बची थी कि उसका पैर फिसल गया और पीहू गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। पीहू ने अपनी आंखें गिरने के डर से बंद कर रखी थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी, तब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि टिया ने पकड़ रखा था और उसके पास ही रिया खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे गिरता देख वो उसे बचाने के लिए आई थी। लेकिन टिया उससे पहले दौड़कर उसने पीहू को बचा लिया और अब पीहू को वो घूर रही थी।
जब पीहू ने टिया को खुद को घूरते हुए पाया तो उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। रिया ने परेशान होते हुए कहा, पीहू तुझे लगी तो नहीं ना? पीहू ने अपना सर नामे हिला दिया। टिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे ऐसे बंदरों की तरह उछलने के लिए किसने कहा था? अगर मैं सही टाइम पर आकर तुझे नहीं पकड़ती तो अभी तेरे शकल पर 12 बज गए होते, पागल लड़की। पीहू ने मुंह फुलाकर कहा, तुमने मुझे फिर पागल कहा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लेकिन सोचते हुए कहा, 12 मेरे चेहरे पर क्यों बजेंगे, वो तो घड़ी में बजेंगे ना। इतना कहकर पीहू अपनी नीली नीली आंखों को टिमटिमाते हुए टिया को देखने लगी और टिया उसे घूर कर देखने लगी और रिया अपना मुंह नीचे करके हंसने लगी। पीहू ये कहते कहते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। टिया ने पीहू को घूरते हुए कहा, इसीलिए तो तू पागल है। अपने लिए बार बार पागल सुनकर अब पीहू को गुस्सा आने लगा था। गुस्से में पीहू ने अपना मुंह और फूला लिया। उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि उसके 2 मिनट्स रोने पर ही उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता था और अब पीहू का मुंह, नाक और कान गुस्से की वजह से लाल हो गए थे। हालांकि वो अब और भी क्यूट ही लग रही थी। रिया ने पीहू को देखकर टिया को देखते हुए बनावटी गुस्से से कहा, बस कर टिया, तुम क्यों पीहू को पागल बोल रही हो? वो पागल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही इनोसेंट है। और खबरदार, जो तुमने पीहू को डांटा तो, और अगर दोबारा तुमने उसे पागल कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिया को रिया से डांट पड़ते देखकर पीहू, जो अब तक गुस्सा थी, अब वो खुश थी और वही टिया ने अपना मुंह बना लिया। उसके मुंह को देखकर पीहू हंसने लगी तो टिया ने उसे घूर कर देखा। जब पीहू ने टिया को खुद को घूरते हुए पाया तो उसने हंसना बंद कर दिया और अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप खड़ी हो गई, बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह। उसे ऐसे खड़ा देखकर टिया, जो उसे घूरने का दिखावा कर रही थी, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रिया और टिया दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर पीहू की तरफ देखा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ी थी। उन दोनों ने एक साथ आगे बढ़कर पीहू को हग कर लिया। तीनों ही गले लगी हुई थी। उन तीनों को देखकर दादी, जो वही सोफे पर बैठी हुई थी, उसने मुंह बनाकर कहा, अरे मैं भी हूँ, कोई मुझे तो पूछता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों ही हंसने लगी। टिया ने दादी को जाकर हग करते हुए कहा, अरे मेरी कम्मो, तुम काहे नाराज होती हो हमसे? हम तो बस अपनी बेबी डॉल को बचा रहे थे। जब हम आए तो मैंने अपनी बेबी को बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पाया। मुझे लगा ही था को ये लड़की अपने लिए मुसीबत खड़ी करेगी, इसीलिए मैं जल्दबाजी में उसके पास चली गई। और हुआ भी वही, अगर मैं टाइम पर उसके पास नहीं पहुंचती ना, तो ये अभी हमें किसी रोद्दू बच्चे की तरह रोते हुए मिलती। बस इसी चक्कर में हमरा ध्यान तुम पर ना ही गयो। रिया और टिया को दादी पीहू के समान ही प्यार करती थी। दोनों को ही पीहू को दादी अपनी पोतिया मानती थी और टिया और दादी की तो कुछ ज्यादा ही पटती थी। दादी ने टिया की बात पर कहा, ये तो तुमने सही कहा, ये लड़की हर दिन मुसीबत में पड़ती रहती है, हर दिन अपने लिए नई मुसीबतें खड़ी कर लेती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लड़की पीहू मुसीबत में पड़ती है या मुसीबत इस लड़की पर पड़ती है। दादी की बात पर रिया और टिया हंसने लगी तो वही पीहू का मुंह बन गया। पीहू ने तीनों को घूरते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, अगर आप तीनों का हंसना हो गया हो तो मुझे कुछ खाने का दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर उसने अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। दादी ने पीहू को देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें नाश्ता करा देती हूँ। कहकर दादी सोफे से खड़ी हो गई और टिया और रिया दोनों से कहा, आ जाओ बच्चों, तुम भी नाश्ता कर लो, फिर शॉपिंग भी तो करनी है तुम्हें। फिर वो चारों मिलकर डाइनिंग टेबल तक आ गई और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। दादी ने पीहू को नाश्ता अपने हाथों से कराया और रिया और टिया ने भी अपना अपना नाश्ता फिनिश किया। दोनों को पता था कि पीहू अपने हाथ से खाना नहीं खाती, उसे कोई ना कोई खाना खिलाने के लिए चाहिए होता था।
पीहू को शुरू से ही बहुत पैम्पर किया गया था, इसीलिए पीहू को खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। अब जब तक कोई उसे खाना खिलाता नहीं, वो तब तक खाना नहीं खाती थी। और ज्यादातर वो अपने डैड या भाई के हाथ से ही खाती थी। जब कभी दोनों घर पर नहीं होते थे तो दादी उसे खाना खिलाती थी। लेकिन जैसे ही उसकी दोस्ती रिया टिया से हुई तो वो दोनों भी पीहू का ख्याल रखती थी। तीनों ही नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल गई थी और उनके साथ बॉडीगार्ड्स उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि तीनों को ही गार्ड्स का साथ होना पसंद नहीं था। उन्हें ऐसे लगता था कि वो कोई कैदी है और गार्ड्स जेलर, और वो उनके साथ हर जगह इसीलिए जा रहे हैं कि कहीं वो भाग ना जाए। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, माय डॉक्टर हबी के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।